अभी वाला पेपर ये, हाँ डाइक्लोफेनिक जेनेरिक नेम है, वो बाय मिस्टेक गलत हो गया होगा, जेनेरिक नेम है। ओके कौन सा देवा? यस, एक क्वेश्चन है जो स्टार्ट करते हैं, सोल्व करते हैं। डॉक्टर ऑर्डर सल्फासाइजाइन ओरल सस्पेंशन 500 mg QID। ओके, कल जो मैंने दिया था वो सोल्व करके लाए आप सभी? पता नहीं सर कौन सा था, मैं तो पता ही नहीं है, हैं? कल बोला था ना क्वेश्चन एक सोल्व करके लाना है, किया? आंसर कितना है इस क्वेश्चन का? ओरल सस्पेंशन 500 mg QID, डायरेक्शन फॉर मिक्सिंग 125 ml ऑफ वाटर एंड शेक वेल ईच। ये तो करवा दिया था आई थिंक मैंने यहाँ पे, नहीं कराया था? ईच TPSP will yield 1.5 ग्राम ऑफ सल्फासाइजाइन। देन आंसर शुड बी हाउ मेनी ml will you give? कितना है आंसर? किस किसने किया? बाकी क्या कर रहे थे? टाइम नहीं था? अगर ये नहीं किया तो मुझे क्या लगता है, मुझे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने घर पे जाके प्रैक्टिस किया होगा। अगर ये मैंने दिया वही नहीं किया तो आप ढूंढ के कहां से प्रैक्टिस करोगे, इतना तो आप में है नहीं। फिर बोलोगे सर नंबर तो आए नहीं टेस्ट में हमारे। किससे आएंगे नंबर? टेस्ट के एक दिन पहले पढ़ने से नहीं आएंगे नंबर। नंबर तब आएंगे जब प्रैक्टिस करोगे घर पे। मैंने 2 क्वेश्चन बोला था, दोनों करके लाना, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हो आप लोग। इतना टाइम नहीं है आपके पास। क्या करते हो पूरे दिन भर? मोबाइल? अरे टाइम इस पढ़ाई पे निकालो। बोला था ना करके लाने के लिए, फिर क्यों नहीं किया? टाइम नहीं था? यस। कमेंट करना, बातें करना, वो सब बहुत ईजी है। ये ट्रिपल सी तो हो जाएगा, होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नर्सिंग में हम एग्जाम पास करेंगे तब वो काम आएगा, समझ रहे हो? उसका तो रोल बाद में आता है, पहले क्या रोल है नर्सिंग, वो तो करो पहले। वो नहीं करना है पहले। क्यों नहीं किया क्वेश्चन को? आता है सबको? ऐसा लगता है सब कुछ आता है, क्या करना है इसको, तो छोड़ो ये तो। चलो कोई नहीं, आपकी इच्छा है, मत करो। सो क्वेश्चन में लिखा था 125 ml of water and shake well each TPSP। TPSP means 15 ml। 1 TPSP is equal to 15 ml will yield 1.5 ग्राम। 15 ml में कितना ड्रग है? 1.5 ग्राम है, और डिजायर्ड डोज है 500 mg। सो 500 mg आपको देना है। डिजायर अवेलेबल 1500 है, क्वांटिटी 15 ml है। इसको कट कर दिया 100, 100 से इसको कट करो 5 आ जाएगा, आंसर इज 5 ml। सो इसको करने में आई थिंक 2 मिनट भी नहीं लगते, बट नहीं था आपके पास टाइम, वो आ गए। नेक्स्ट हमारा रोल है पढ़ाना, वो हम पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ोगे तो फिर लॉस आप ही का है। मैं तो पढ़ा के खत्म कर दूंगा, फार्मा भी हो जाएगी अभी थोड़े दिन में, उसके बाद बाकी जो है वो भी हो जाएंगे। वो कॉपियां भरने से, नोटबुक भरने से कुछ नहीं होगा उससे। वो भरी पड़ी है, बहुत सारी बुक्स भरी पड़ी, इतनी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, वहां पे भरी है किताबें तो। लेकिन समझ कब आएगा? जब उनको पढ़ोगे। उसके लिए टाइम ही नहीं है। भले ही सुबह 8 बजे बुलाए, भले कभी भी बुलाए, पढ़ाई तो करनी है, मस्त है, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो नहीं बुलाया था सुबह 8 बजे, पूरा दिन भर था, या कल का कंपनसेट कर रहे थे, सो रहे थे 12 बजे तक। यस, अरे पढ़ने के लिए तो आए हो। टाइम कहाँ है? सितंबर तो अभी आ जाएगा, अभी सितंबर आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब सितंबर आएगा, और हम अगले एग्जाम की तैयारी में बैठ जाएंगे अप्रैल वाले में। आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपने देखते देखते देखा होगा नोट सेट कितने हो गए? 6 हो गए। 7 का डेट सितंबर में, 8 और 9 का डेट भी आपके सामने है। नो नोट सेट डेट आपके सामने हो चुकी है। अभी आया एग्जाम, अभी थोड़े दिन पहले ही था। नोट सेट क्या होता है थोड़े दिन पहले ही था, और कितने हो गए? 9 हो गए, और अभी तक हम चल ही रहे हैं, और कितने निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करो? अभी से पढ़ाई करो। टाइम सिर्फ 4 महीने भी नहीं बचे अब तो, ये खत्म हो गया। 2-3 दिन बचे इस महीने के, जून जुलाई और अगस्त, 3 महीने है केवल आपके पास। कुछ नहीं, टाइम निकलने में कुछ नहीं लगेगा आपको। हम क्यों, मैं सुबह क्यों आ रहा हूँ 8 बजे? मुझे क्या पड़ी 8 बजे आने की है? मुझे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा उसका, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। लेकिन क्यों 8 बजे आ रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि हम सर इस नॉट सीट सितंबर तक सिलेबस चाहिए। बाकी तो हमारा सिलेबस 7 मंथ में होगा, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनका 7 मंथ दिसंबर तक होगा, नवंबर अक्टूबर नवंबर तक, तब तक होगा। लेकिन हम कोशिश करें कि आपका सिलेबस हो जाए। उतना मेहनत आप भी तो करो, फिर पढ़ाने का क्या मीनिंग है अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो? यस, स्टार्ट कर दो, बेस्ट है, बेटर है। नहीं तो फिर नॉट सीट अगला और है हमारे पास। हम नॉट सीट 7 का 8 साथ में चल रहा है, उसके बाद 8 का लगाएंगे, नहीं तो 9 का भी आ जाएगा थोड़े दिन बाद। यस, जो आपको 8 अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लो। इंट्राडर्मल, कल हम बात कर रहे थे इंट्राडर्मल, जो भी हम पेंटल रूट्स बात कर रहे हैं, ऑल द पेंटल रूट्स विल हैव अ नीडल, कल बताया था मैंने। पेंटल रूट के साथ में आप नीडल की बात करेंगे, और नीडल में आपको हर एक रूट में साइज याद रखना होगा, एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। सो नीडल लेंथ 3/8 टू 5/8, नीडल की जो लेंथ है इंच में अगर हम बात करें तो 3/8 टू 5/8 इंचेस फॉर द इंट्राडर्मल इंजेक्शन। द नेक्स्ट इज नीडल साइज, द 27 और 26 गोज ऑफ नीडल एप्रोप्रिएट फॉर द इंट्राडर्मल इंजेक्शन। नीडल एंगल, एंगल की अगर हम बात करें तो जो हमने आईवी में पढ़ा था, दैट इज 25 डिग्री एंगल, कल बताया था। यहाँ पे अगर एंगल की हम बात करें तो 10 टू 15 डिग्री एंगल पे आप क्या करेंगे? नीडल को पंक्चर करेंगे। हिमांशु, नीचे से दूसरा लिखा हुआ है इसका, और ये दोनों 10 टू 15 डिग्री एंगल पे आप पंक्चर करेंगे। जब भी हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाएंगे तो एंगल आपका 10 टू 15 डिग्री एंगल पे। नेक्स्ट साइट, मल्टीपल टाइम ये एमसीक्यू साइट के ऊपर आते हैं। जैसे आईवी में हमने मोस्ट कॉमन बेस्ट साइट आपसे पूछी थी, तो आंसर था जो आपका फोर आर्म है, एंटीरियर एस्पेक्ट यहाँ पे मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। इंट्राडर्मल की बात करें तो एंटीरियर एस्पेक्ट, जहाँ पे आपने बहुत सारे एसटी किए होंगे, याद होंगे, जो एसटी इंजेक्शन लगाते हैं हम, एलर्जिक स्किन टेस्ट। सो एंटीरियर एस्पेक्ट और इनर साइड ऑफ फोर आर्म, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म। सो अपर आर्म का ये जो पार्ट है यहाँ पे आप कर सकते हैं, इधर आप कर सकते हैं एसटी या इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ऑल द टाइप ऑफ इंजेक्शन
will have the pain, but the most painful is इंट्राडर्मल इंजेक्शन. बहुत सीवियर पेन करता है पेशेंट को, एंड इसी वजह से कभी भी आपको इनएप्रोप्रिएट नीडल लेंथ, नीडल साइज और इनएप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द ड्रग पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करना है. डोज जो हम बात करें तो 0.1 ml इज द मैक्सिमम डोज, एंड यू शुड गिव ओनली द 0.1 ml डोज, और उसके लिए एप्रोप्रिएट नीडल और सिरिंज होना मस्ट है. नॉर्मल 1 ml सिरिंज या 2 ml सिरिंज, 5 ml सिरिंज से कभी भी 0.1 ml देना पॉसिबल नहीं है. तो 1 ml 40 यूनिट्स वाला जो सिरिंज आता है इंसुलिन वाला, वी विल यूज दैट वन, और इंसुलिन सिरिंज जो आती है वो आप यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट इज 1 ml का जो आपका 10, 0.1, 0.2, 0.3 के साथ आता है वो हम यूज करते हैं, और उसमें 0.1 इज द मैक्सिमम डोज है इसमें एसटी के लिए. सो डोज इफेक्ट ऑफ ड्रग विद इन 5 मिनट, maximum dose is 0.012, 0.1 ml, that is the maximum dose. So intradermal injection put करते time, whenever you are putting an intradermal injection to any patient, always important जो हमें ध्यान रखना है, always keep in mind that the dose of the drug should be calculated very very importantly. आपको ध्यान रखना है पेशेंट को बहुत सीवियर क्या होता है, यहाँ डाल दोगे आप तो बड़ा सा वो बन जाएगा, और पेशेंट को सीवियर इचिंग, पेन, बर्निंग सेंसेशन होगा और प्रॉब्लम होगी, तो आपको उसको ध्यान रखना है 0.1 से ज्यादा कभी भी ड्रग नहीं देनी है. एंड इफ यू थिंक दैट देयर विल बी नो पेन, देन फर्स्ट पुट योरसेल्फ, आप अपने आप को भी एसटी कर ले उस इंजेक्शन का कि कुछ होता नहीं होता है, मेरे को एलर्जी है नहीं है, सो अपने आप को लगवा लें, जितना पेशेंट को लगवा रहे 1 ml तो अपने भी 1 ml लगवा लें, फिर आप कंपेयर करें कि दर्द होता है या नहीं होता है. एंड इट इज वेरी वेरी पेनफुल, और पेन जब तक होगा जब तक वो खत्म नहीं होगा इंजेक्शन, पेन होता ही रहेगा दर्द, इसलिए ध्यान रखना है. क्लियर? सो आईवी एंड देन इंट्राडर्मल दोनों क्लियर. थर्ड सबक्यूटेनियस नहीं लिखा. नेक्स्ट इज द थर्ड वन व्हिच इज द सबक्यूटेनियस. लिख लिया? इसको दबा दबा के पूरा हाथ दर्द होने लग गया, ये भी ऐसा ही है क्या? ठीक, मूव करें आगे. नेक्स्ट सबक्यूटेनियस. सो सबक्यूटेनियस मेम्ब्रेन की बात करें तो एपिडर्मिस, देन डर्मिस, और उसके नीचे आपका सबक्यूटेनियस मेम्ब्रेन होती है आपकी. सो इट इज प्रेजेंट बिलो द डर्मिस, दिस इज द डर्मिस, दिस इज द epidermis. So this membrane is the subcutaneous membrane is present below the dermis, and that's why it is also known as hypodermis. This is epidermis, this is dermis, and this is hypodermis below the dermis. That's why it is known as hypodermis membrane. And this route of injection is also known as hypodermic route, because we are giving the drug into the hypodermic membrane. So it is also known as the hypodermal route or long acting route. Hypodermic route or long acting. Like हमने कल लिखा था fastest acting route. That is not sublingual. Intravenous is the fastest. As like the longest acting route. Longest acting means duration is very long. Drug will effect for a long time of period. Like when we are giving an injection in subcutaneous tissue, drug will get deposited in your tissue and slowly absorb from the tissue. थोड़ा थोड़ा अमाउंट वहां से क्या होगा, डिसोल्व होता रहेगा, और वो ड्रग आपकी बॉडी में जाती रहेगी. लाइक इंसुलिन, हम इंसुलिन लगाते हैं 12 आवर्स इफेक्ट होता है, 24 आवर्स इफेक्ट होता है, और भी उससे वेरी लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग बहुत सारे होते हैं. सो उनका इफेक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है. क्यों होता है? क्योंकि वो आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जाके क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए, और वो ड्रग को थोड़ा थोड़ा रिलीज कर रही है वहां से. सो लॉन्ग एक्टिंग रूट आपको यहाँ देखने को मिलेगा. नेक्स्ट नीडल लेंथ. सो नीडल लेंथ इन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज 1/2 to 5/8 inches. The length of needle, इतना सा छोटा सा needle आएगा. Needle size is the 25 goes. Needle angle you should prick with 45 to 90 degree angle. 45 से 90 degree angle तक हम जा सकते हैं. So हमारे पास जो normal insulin syringe होता है, the types of normal insulin syringe should be pricked on 90 degree angle, and the type of 1 ml syringe which we are using for giving insulin injection, that should be pricked on 45 degree angle. So 1 ml syringe with 45 degree angle, or with the normal insulin syringe should prick with 90 degree angle. Maximum dose 1 to 2 ml. Drug can be deposited in the subcutaneous membrane or the tissue. Site is very important. Multiple time question आया, most common site for the subcutaneous tissue. The answer should be periumbilical area is the most common site for subcutaneous injection. Why it is most common site? Yes, fate ज्यादा होता है इसलिए. So fate तो other part पे भी होता है, ये बहुत सारी part पे. The first thing is that this injection mostly given by self. Patient itself take this injection at home. Patient अपने आप से घर पे लेता है. So अगर आप इस इंजेक्शन को इधर लगाएंगे या और अदर किसी फेट पे पुट करेंगे तो पेशेंट को लगाना सेल्फ से डिफिकल्ट होगा. But it is very easy to put the injection around the umbilical area, periumbilical area पे इंजेक्शन लगाना very easy. Second thing, this injection will be given on daily basis. पेशेंट को रोज रेगुलर बेसिस पे इंजेक्शन लगेगा, सुबह शाम, every day till the last moment of the life. जब तक जिंदा रहेगा तब तक पेशेंट क्या लेगा, इंसुलिन. And for that you require multiple site. आपको डेली एक ही जगह पे इंजेक्शन पुट नहीं कर सकते. You cannot put the injection on same site every day. You have to change the site every day. And we have a limited site here. But in our abdomen we have a huge surface area and we can give injection at multiple site. That's why the umbilical, periumbilical area is the most common compared to the other like upper outer aspect of arm, anterior posterior aspect of thigh. Clear? So most common पूछे तो answer is periumbilical is the most common site for subcutaneous injection. Next, move करें. हमने जो ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखा था कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग.
अभी तक 2 या 3 स्टूडेंट्स या 4 स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा है, बाकी किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, सबको लगता है ठीक है। लेकिन वहां पे 3 या 4 ड्रग्स जो है दोनों में लिखी हुई है, कोलिनर्जिक में भी लिखा हुआ है और एंटी कोलिनर्जिक में भी लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, सबने रटने की कोशिश करी दोनों में ही। किया क्या किसी ने क्वेश्चन? सो इन कोलिनर्जिक इट्स ओके, कोलिनर्जिक का क्लासिफिकेशन करेक्ट है, उसमें कुछ नहीं है। एंटी कोलिनर्जिक के अंदर जो एट्रोपिन सल्फेट के साथ में बेंजोइल कार्बाकोल एंड पिलोकार्पिन जो लिखा था, वो 3 ड्रग इसमें नहीं आती है, उनको आप कट कर दे बस। उसके अंदर 2 एग्जांपल है, वन इज एट्रोपिन सल्फेट एंड सेकंड वन इज स्कोपोलामाइन। ये की चेंजेस करना और कुछ नहीं करना, उन तीनों की जगह एक ड्रग लिखनी है एट्रोपिन के साथ में स्कोपोलामाइन। दीस आर द 2 एग्जांपल ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, जिसमें आपने नॉन सेलेक्टिव एंटी मस्करनिक ड्रग जो लिखा था, उसमें जो नीचे एट्रोपिन के बाद जो 3 ड्रग लिखी हुई है, कार्बाकोल, मेथनेकोल एंड फिलोकार्पिन, वो किसके एग्जांपल है? मस्करनिक ड्रग के एग्जांपल है। ये एग्जांपल आपको उसमें ऐड करना है एट्रोपिन के साथ में स्कोपोलामाइन। क्लियर है? नेक्स्ट बता दें, द नेक्स्ट इज द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। लिख लिया? अरे कुछ समझ में आया जो मैंने बताया? इन एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी 2 टाइप हमने लिखे थे, वन इज द एंटी मस्करनिक एंड सेकंड इज एंटी निकोटिनिक। एंटी मस्करनिक आर 2 टाइप्स, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। इन नॉन सेलेक्टिव देयर आर 4 एग्जांपल मेंशन इन योर नोटबुक, एट्रोपिन, देन योर कार्बाकोल, मेथनेकोल एंड द पिलोकार्पिन। सो मेथनेकोल, कार्बाकोल एंड पिलोकार्पिन को कट करके उसकी जगह क्या लिखना है? स्कोपोलामाइन, बस, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सब सेम है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सो एवरी टाइम इन एग्जाम वन इंजेक्शन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से। बात करें उस आईएम इंजेक्शन या इंट्रामस्कुलर की, नीडल लेंथ, you required 1 to 2 inches of needle length, needle size 21, 22 and 23, the most common size is 22 gauge of needle is the most common, so 21 भी use कर सकते हैं, we can use the 21 or 22 or 23, the most common size is 22. The next is the needle angle, so this intramuscular injection is given at the 90-degree angle, perfect 90-degree angle. The injection is intramuscular injection on the muscle, जो हम injections लगाते हैं intramuscular injection 90-degree angle, maximum dose 3 to 5 ml. So this dose should not be more than 5 ml, because if you are giving more than 5 ml of drug in a same site of the muscles, आप एक ही मसल्स के ऊपर 5 ml से ज्यादा इंजेक्शन का डोज देंगे तो वो ड्रग वहां पे डिपॉजिट हो जाएगी, पेशेंट को एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड पर्सन विल हैव पेन, डिफिकल्टी इन वॉकिंग। इसलिए कभी भी 5 ml से ज्यादा इंजेक्शन आईएम हम नहीं लगाते। इफ यू रिक्वायर्ड मोर देन गो फॉर द आईवी रूट, आईवी के साथ जाना है, 5 से ज्यादा है तो, 5 से कम है तो आप आईवी में लगा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लिख लिया? नेक्स्ट नहीं लिखा? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ? इट्स अबाउट टू फिनिश, लगभग फिनिश होने वाला है, और उसके बाद सर जो है साइकेट्रिक नर्सिंग स्टार्ट करेंगे आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। लिख लिया तक? नेक्स्ट, intramuscular site, so we have different site for intramuscular injection, like on the buttocks or on the arm we can give the intramuscular injection, as well as on the thigh also. So the first muscle is the deltoid muscle. When you are giving any injection on the deltoid muscle, keep in mind that only the small amount of drug is given on the deltoid muscle. If you are required more than 0.5 ml of drug, then you should go for the deltoid के कंपैरिजन में हम अदर बटक्स के ऊपर जाएंगे। इन deltoid we can give only the 0.5 ml of injection, each side जो है 0.5 आप दे सकते हैं। like use for small quantity drug upper outer aspect of upper arm, जो आपका ये एरिया है, and most common injection which is given on this muscle is IM injection on this muscle is TT, tetanus दिया है, TT is very commonly given on this area, TT injection, like इसमें example आप दे देंगे 0.5 ml। second muscle that is the vastus latalis, commonly यहाँ लिखा हुआ है, multiple time exam में क्वेश्चन आया है, जो आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा या दिया होगा। most common site for IM injection in children, the answer should be the vastus latalis। जब बच्चा born होता है, born होते ही उसको सबसे पहले एक IM injection लगाते हैं। the first injection in the life of a child is vitamin K, सबसे पहले विटामिन के लगाया जाता है थाई के ऊपर सीधा ऐसे, और वो जो है वास्टस लैटरलिस मसल पे लगता है विटामिन के, तो फर्स्ट इंजेक्शन विटामिन के जो बच्चे को लगता है वास्टस लैटरलिस मसल। द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर आईएम इंजेक्शन, दैट इज ग्लूटियल मसल, और वी कैन से मसल ऑफ बटक्स, जो ग्लूटियल मसल जो बटक्स मसल है वहां पे सबसे कॉमन हम जो है इंजेक्शन पुट करते हैं। ग्लूटियल मसल की बात करें तो इस पे 2 टाइप से आप इंजेक्शन पुट कर सकते हैं, 2 टाइप से हो सकता है, 2 पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करें तो कुछ इस तरह से, एक आपका इनर पार्ट है और एक आपका आउटर पार्ट है। 2 टाइप से हम इंजेक्शन भी लगाते हैं जो अलग अलग नाम से जान जाता है। जैसे पहला आपका है डोर्सो ग्लूटियल, दैट इज इन अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ हिप्स, अपर आउटर क्वाड्रेंट ये वाला, जैसे अगर हम बात करें लेफ्ट बटक्स है तो ये अपर आउटर क्वाड्रेंट हो गया आपका, अपर आउटर क्वाड्रेंट, एंड ये आपका डोर्सो ग्लूटियल मसल्स यहाँ पे, और इसमें सबसे कॉमन इंजेक्शन आप लगाते हैं। आईएम इंजेक्शन लगाया सबने, मोस्टली सारे आईएम इंजेक्शन इसी एरिया में लगाए जाते हैं, और इसको लगाने के लिए टेक्निक सबको आती है। If you don't know the proper technique, first learn the proper technique and then go for IM injection. Otherwise, it may be possible because of your wrong technique, person will पैरालाइज हो जाएगा, sciatic nerve डैमेज हो जाएगी। मोस्ट कॉमन डैमेज
प्रेजेंट ड्यू टू द आईएम इंजेक्शन इज सियाटिक नर्व डैमेज, तो सियाटिक नर्व को डैमेज नहीं करना है। द नेक्स्ट वन इज द वेंट्रोग्लूटियल मसल। वेंट्रोग्लूटियस मसल जो इनर क्वाड्रेंट है आपका, यहाँ पे हम लगाते हैं, और यहाँ पे जो इंजेक्शन लगाते हैं वो लगाते हैं जितने भी आपके थिक और वी कैन से ऑयली इंजेक्शंस होते हैं, एक्वस ऑयली इंजेक्शंस जो आते हैं वो इंजेक्शंस आप कहाँ लगाते हैं, द वेंट्रोग्लूटियल मसल्स। एंड द टेक्निक व्हिच इज यूज्ड फॉर दिस इंजेक्शन इज जेड ट्रैक इंजेक्शन मेथड हम यूज करते हैं। सो यहाँ लिखा हुआ है डीप आईएम इंजेक्शन लाइक एमजीएसओ4 और आयरन। फर्स्ट थिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोड द इंजेक्शन। एमजीएसओ4 को लोड करना या आयरन को लोड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, आप पूरा ऐसे कर लो तो भी नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट होता है, आपका फिंगर ऐसे हो जाता है पूरा। एंड उसके बाद सबसे और बड़ी प्रॉब्लम लगाना, पुश भी नहीं होता है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पुश द आयरन और एमजीएसओ4 और एनी अदर टाइप ऑफ ऑयल इंजेक्शन। आप अपना पूरा पावर ऐसे लगाना पड़ता है यहाँ से, तब वो इंजेक्शन अंदर जाता है। सो ये ऑयली इंजेक्शन आपके बटक्स में या इस ग्लूटियल मसल्स में जाके डिपॉजिट होगा और वहां से स्लोली स्लोली अब्सॉर्ब होगा, बिकॉज इट इज ऑयली इंजेक्शन, इट इज वेरी पेनफुल, वेरी डिफिकल्ट टू गिव द पेशेंट। एंड इसी वजह से इस इंजेक्शन की जो डोज है वो कभी भी हम फुल डोज सिंगल बटक्स पे अप्लाई नहीं करते। We will give pain on both buttocks, so person will have a balance on both side. If you give on one side, person will have an unbalance. Person एक तरफ ठीक है फिर ऐसे हो जाएगा, नहीं तो दोनों तरफ ऐसे रहेगा। एंड इक्वल बैलेंस मेंटेन रहेगा, इधर भी दर्द हो रहा है इधर भी, तो बीच में चलेगा इसमें। यस, पोस्चर मेंटेन रहेगा उसका। सो एमजीएसओ को और आयरन इंजेक्शन हम क्या करते हैं, इन इक्वल क्वांटिटी, equal on both buttocks आप लगाते हैं। Like if you are giving 5 ml, then divide in two part, 2.5 and 2.5. One is given on the right and second part is given on left buttocks. For the J-Trek method, क्या करते हैं J-Trek method में क्या करते हैं? So the method which is used for the injection ventrogluteal is known as J-Trek method, and in this technique, what is the purpose? The answer should be to prevent the leakage, because we are giving an oil injection and there will be higher chance for leakage of the drug. So J-Trek में simply क्या करना है, इंजेक्शन लगाने से पहले जो मसल्स है उसके ऊपर की जो स्किन है उसको आपको थोड़ा सा पुल करना है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। यू कैन पुल द स्किन डाउनवर्ड। सो जब हम स्किन को पुल करेंगे नीचे तो मसल ऊपर होगा और उस मसल के ऊपर वाला स्किन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा प्लेस। देन आप क्या करेंगे, इसमें पंक्चर करेंगे, निडल निडल पंक्चर करेंगे तो मसल और स्किन में पंक्चर होगा। ड्रग लगाने के बाद निकाल देंगे और स्किन को छोड़ देंगे, तो ये जो स्किन मैंने पुल करके यहाँ लाया था वापस यहाँ आ जाएगी। जो स्किन पे ओपनिंग थी वो ऊपर आ जाएगी, मसल की ओपनिंग नीचे होगी और उस वजह से लीकेज होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो दिस मेथड इज नॉन एज जेड ट्रेक मेथड। जो आपकी ट्रेक है वो ऐसे जेड शेप हो जाएगी, एक ओपनिंग यहाँ है और एक ओपनिंग यहाँ है, तो कुछ इस तरह का ट्रेक बन जाएगा जेड ट्रेक ऐसा। और अब ड्रग ऐसे जाके लीक नहीं हो सकती, ड्रग ऐसे लीक हो सकती है। सो दिस इज नॉन एज जेड ट्रेक मेथड। इसका क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आता है, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ ड्रग व्हिच टेक्निक इज यूज्ड, जेड ट्रेक। द पर्पस ऑफ जेड ट्रेक इंजेक्शन इज टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ ड्रग व्हिच टाइप ऑफ इंजेक्शन गिवन विद जेड ट्रेक मेथड, ऑल द ऑयली और थिक एक्वा सॉल्यूशन गिवन इज इंजेक्शन इज गिवन विद दिस मेथड। क्लियर? ये नेक्स्ट 1 to 2 सेंटीमीटर स्किन टू बी पुल बैकवर्ड एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, जो मैंने अभी बताया वैसे आपको करना है। 1 से 2 सेंटीमीटर स्किन को पुल करके पेशेंट को इंजेक्शन लगा देना है, लीकेज नहीं होगा। नॉर्मली लगाओगे तो लीकेज होने के चांसेस रहेगा। क्लियर है? ये मूव करें। सर ने क्या बोला, छुट्टी है? क्या बोला सर ने? ओके, सर की छुट्टी है, हैं? ओके, 4 तारीख तक सर नहीं आएंगे तो आप लोग पढ़ते रहोगे, ऐसा बोला? हाँ, तो तब तक आप लोग पढ़ोगे। अरे मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि सर 4 को आएंगे, 3 को आएंगे या कल आएंगे, जब भी आएंगे वो ठीक है, बट आप लोगों को क्या करना है, सर आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो क्या करना है, पढ़ते रहना है, क्योंकि क्लास तो चली रही है आपकी, और सर नहीं है तो और ज्यादा क्लास लगेगी। सुबह आपको 2-3 बार और आना पड़ेगा अभी तो। यस, मूव करें आगे। नेक्स्ट, द नेक्स्ट रूट दैट इज द ओरल रूट, लास्ट रूट फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज ओरल रूट। ओरल रूट का एमसीक्यू जो आता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। द आंसर शुड बी ओरल रूट, सबसे कॉमन रूट आपका ओरल रूट। सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट और वी कैन से इजीएस्ट मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देन अगेन ओरल रूट। यहाँ पे ना तो कोई इंजेक्शन पेन होता है, दर्द होता है, कुछ भी नहीं होता है, सबसे इजी मेथड आपके लिए ओरल रूट। तो देखते हैं इसकी बात करते हैं। मोस्ट कॉमन एंड इजी मेथड, स्लोवेस्ट एक्टिंग रूट, फास्टेस्ट एक्टिंग आईवी, लॉन्गेस्ट एक्टिंग सबक्यूटेनियस, स्लोवेस्ट एक्टिंग ओरल रूट। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहां नहीं ले सकते ओरल रूट से ड्रग, इन अनकॉन्शियस पेशेंट, स्मॉल चिल्ड्रन जो स्वेलो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बच्चे का नाक पकड़ के पी, अब तो सांस तो लेगा ही पी, और वो सांस लेगा तो एस्पिरेट कर जाएगा। सो ऐसा नहीं करना है कभी भी, हमेशा ड्रग्स जो है वही देनी है जो ले सकता है, एडल्ट ले सकता है, एडल्ट को देनी है, बच्चा नहीं ले सकता तो इंजेक्शन लगाने, होने तो दर्द होगा तो क्या है, लगा इंजेक्शन। कॉन्ट्राइंडिकेशन इन स्मॉल चाइल्ड और इन ओरल सर्जरी और वी कैन से द अनकॉन्शियस कैंडिडेट। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ड्रग विल टेक 30 to 60 मिनट्स। जो सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन हम बात करें, जितने भी ड्यूरेशन आप एक्शन देखते हैं उनमें सबसे ज्यादा किसमें लगता है, 30 to 60 मिनट जो है वो आपका है ओरल रूट का। ओके, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे एक होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग, इसको हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इफेक्ट ऑफ ड्रग में पहले लिखा हूं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एंड एक होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये दोनों इसी के अंदर है, दो पार्ट बना के मैंने बताया आपको। व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? So for how much time the drug is working in your body, that is known as
ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लाइक ड्रग 2 घंटे काम किया, 3 घंटे काम किया, 5 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया बॉडी में, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ दैट ड्रग. एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन मींस आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी ड्रग, द स्टार्टिंग ऑफ, और वी कैन से ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी ड्रग का एक्शन स्टार्ट होना, काम करना स्टार्ट करना. मैंने अभी 10 बजे लिया और ड्रग ने काम करना 11 बजे स्टार्ट किया, मींस ऑनसेट ऑफ एक्शन में कितना टाइम लगा? 1 आवर. ड्रग इज टेकिंग 1 आवर फॉर द ऑनसेट ऑफ एक्शन. सो फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन इज IV, it will start work in 2 minutes, and slowest is oral, it will take nearby 30 to 60 minutes. So ये दोनों आपको ध्यान रखना. क्लियर है? नेक्स्ट, सबलिंगुअल एंड बक्कल. सबलिंगुअल यानी आप कहां रखेंगे? अंडर द टंग, और बक्कल मींस, सो टंग के ऊपर से सीधा आप जो स्टमक के थ्रू एब्जॉर्ब होगा वो आपका रहेगा बक्कल रूट. सो बिहाइंड द टंग जो है रखते हैं और ये अंडर द टंग रखते हैं. दिस इज द सबलिंगुअल एंड बक्कल रूट. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. If you have any doubt in any route of drug administration, you can ask. Otherwise, we will moving on the part 2 of the pharmacology. The most important part now, that is the drugs, antibiotic therapies. कोई डाउट नहीं है? स्टार्ट करें. नेक्स्ट, ये लिख लिया? नहीं लिखा? सो पहले मैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स लिखाऊंगा आपको. यस, आप लोग साइलेंट हो जाएंगे, आवाज तो आएगा नहीं है. पीछे आए, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आज तो मैं भी इस तरह होके आया हूँ, चल सकता हूँ, डोंट वरी. बताओ. है? हाँ, ये इंजेक्शन. हाँ. ओके, वो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये ना. सो हाँ, सो देयर इज एन कॉन्सेप्ट, एंड द कॉन्सेप्ट इज few injections which is available in our hospital which can be given IV, or few injection which is available which can be given IM, or few injection which can be given IV or IM both. So ये क्या कॉन्सेप्ट है? लाइक मैं एक एग्जांपल जो दे रहा हूँ, इन्होंने भी नाम बोला, दैट इज डाइक्लोफेनेक. डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन सुना है? डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन जो आता है, इट्स एन एनाल्जेसिक इंजेक्शन. इट इज अवेलेबल इन IV form, it is available in IM form, and it is available in IV or IM both. And it is our responsibility, you have to check before giving this type of injection. Like recently, जैसे हम हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, सारी ड्रग्स हमारे पास फ्री में गवर्नमेंट सप्लाई करती है. एंड इसका एक रिसेंटली एक इंसिडेंट तो नहीं हुआ, पर एक अवेयरनेस जो हमने स्प्रेड की थी. प्रीवियसली वी आर यूजिंग डायनाबार. डायनाबार इंजेक्शन आता है, दैट इज द ब्रांडेड इंजेक्शन ऑफ डाइक्लोफेनेक. और उसके बाद अभी जो ब्रांड जो है वो चेंज हो गया, उसका नाम तो मुझे याद नहीं, मैंने पिक्चर, ये पिक्चर पुट किया था मैंने. सो दिस इज द इंजेक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है अभी हॉस्पिटल में. जिनको दिखा ठीक है, नहीं दिखा कोई बात नहीं, मैं नाम बोलूंगा. डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन, इंडियन आईपी मींस इंडियन फार्माकोपिया, नेम इज ब्रोफेनेक एमबी. एंड इसके नीचे क्लियरली मेंशन किया था फॉर IM यूज ओनली. लेकिन हम जो हॉस्पिटल में OT में यूज करते हैं, वी आर मोस्ट कॉमनली यूजिंग IV. IM बहुत कम यूज करते हैं. सो ये क्या है? क्यों ये सिर्फ IM देना है, बाकी इंजेक्शन को हम IV दे सकते हैं, किसी को दोनों दे सकते हैं, ऐसा क्या होता है? सो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ. यस, when we are giving injection with IV form or IM form, there is a huge difference. Like when you are buying an injection, if it is having mentions like this, AQ, सुना है? AQ word सुना है? Like Dynapar AQ and Dynapar normal, दोनों आते हैं. Dynapar is available in AQ form or plain. AQ means होता है aqueous. AQ is the aqueous form of the drug. So when you are having an aqueous form of drug, this will be the drug which produce less pain, less chance of phlebitis, less chance of थ्रोम्बस फॉर्मेशन. ये सारे इसके साथ प्रेजेंट नहीं होते. और वी कैन से इट्स अ टाइप ऑफ लेस ऑस्मोटिक इंजेक्शन. ऑस्मोलिटी जो है, जैसे ऑयली इंजेक्शन होता है और एक आपका लेस ऑयली होता है, तो ये टाइप ऑफ लेस ऑयली इंजेक्शन होता है जिसको आप IV लगाने पे किसी तरह का कोई भी थ्रोम्बस, फ्लेबिटिस, इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस नहीं होते. बट इफ इट इज अवेलेबल इन प्लेन फॉर्म डाइक्लोफेनेक, दैट इज अ टाइप ऑफ ऑयली टाइप ऑफ इंजेक्शन, एंड इट विल cause inflammation, phlebitis, the thrombus formation, or severe pain. That's why we are not giving into the vein, we are giving in the muscle. So it will slowly absorb from the muscle and will produce less pain, less phlebitis, chances of phlebitis, or less chance of thrombus formation. So this is the difference between the injections. So take the injection first. If injection is mentioned as AQ, you can give the IV or IM both. If it is only plain injection is there, then IM लगाना है, उसको कभी भी IV यूज नहीं करना है. क्लियर? यस, क्लियर है? यस और नो, कुछ तो बोलो. है 10 ml डाइल्यूट करके. हाँ, वो तो अगर हम बात करें यहाँ पे डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन की, सो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन ऑलवेज गिवन, इफ यू आर गिविंग एन IM इंजेक्शन, इट शुड बी गिवन डायरेक्टली, नो नीड टू डाइल्यूट इट. बट इफ यू आर गिविंग IV फॉर्म, इट शुड बी डाइल्यूट विद 100 ml saline टू रिड्यूस द चांस ऑफ दिस phlebitis, inflammation and pain. सो वो सेम 100 ml में आपको देना है. वो बाय मिस्टेक गलत नाम लिखा था उसमें, इट्स अ टाइप ऑफ जेनरिक नेम, इट्स नॉट अ केमिकल. बाय मिस्टेक गलत लिखा हुआ उसके अंदर. हाँ, उसको चेंज करो, मैंने बताया था अभी इनको. दैट इज बाय मिस्टेक रॉन्ग मेंशंस डाइक्लोफेनिक इज अ केमिकल नेम. नेक्स्ट, सॉरी जेनरिक नेम, सॉरी. सो द नेक्स्ट इज द एंटी माइक्रोबियल एजेंट. सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस, एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे one by one सारी drugs. In classifications there are so many types of classifications in antibiotic or antimicrobial drugs. So what is antimicrobial? नाम से लिखा हुआ है, anti means opposite or against, microbial means microbes,
सो माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो फाइट करता है दैट इज नोन एज एंटी माइक्रोबियल. द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस व्हिच फाइट अगेंस्ट द माइक्रोब्स और किल द माइक्रोब्स दैट इज नोन एज एंटी माइक्रोबियल. These are the drugs used to kill the bacteria with a minimum effect on a host cell. Antibiotics should work on bacterial cell, not on a host cell. Host cell मतलब मैं ले रहा हूं तो मेरी सेल बैक्टीरिया उस ड्रग के लिए क्या है? बैक्टीरिया के लिए होस्ट सेल है. So only destroy the bacterial cell, not on my cell. मेरी सेल पर डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. So it is the definition only. अब यहाँ पे बहुत सारी ड्रग्स हैं, उनको रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, और रटोगे तो याद होगी भी नहीं. कुछ भी कर लो, रटने से याद नहीं होगी, भूल जाओगे, मिक्स हो जाएगी. सो जस्ट सिंपली याद करते जाएं और पढ़ते रहें, आगे आगे हो जाएगी ऑटोमेटिक. बस उनको बार बार क्या करें, रिवीजन करते रहे. तो स्टार्ट करें. द फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, अरे डेफिनेशन लिखना है केवल, लिख लिया, लिख लिया, मूव करें. नेक्स्ट classification, and we will describe this antibiotic on various bases. The first classification on the basis of antimicrobial drugs classified in many ways. The first is on the basis of chemical structure. ड्रग के अंदर जो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर है, जो भी केमिकल उसमें प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि ड्रग आपकी बॉडी में क्या एक्शन दिखाती है, क्या करती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग इज सल्फोनामाइड ग्रुप ऑफ ड्रग. सल्फोनामाइड एंड रिलेटेड ड्रग्स, जिनमें केमिकल कौन सा रहेगा? सल्फोनामाइड. सल्फा ग्रुप ऑफ ड्रग जिनको हम बोलते हैं, दैट ग्रुप ऑफ ड्रग इज नोन एज सल्फोनामाइड्स. याद रखने के लिए सिंपल सा क्या याद रखना है? शहर का BSP, ऐसा ही कुछ है. हाँ ठीक है, अभी दिखाते हैं क्या है. सो देयर आर अ फ्यू ड्रग्स व्हिच कम अंडर द सल्फोनामाइड्स. द फर्स्ट वन इज द सल्फाडाइजिन, सल्फाडाइजिन, डेप्सोन, सल्फासेलेजाइन एंड पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड. These are the four drugs which come under the sulfonamide group of drug, SDSP. जिसे भी आप याद रखना चाहिए अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे वैसे याद कर लो. So this is the first group of drug. शहर का DSP, सल्फाडाइजिन, डेप्सोन, sulfasalazine and para amino salicylic acid. कभी कभी in some time examiner will ask you the example of sulfonamide group of drugs and they will give you four name of the drug. आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना है कि सल्फोनामाइड का एग्जांपल कौन सा है. तो आपको इन चारों में से एक एग्जांपल जो ऑप्शन में होगा वो आंसर आपको पुट करना है. क्या हो गया? या सल्फा ग्रुप हो गया? नहीं हुआ. एक ही ऑप्शन है और वो है रिवीजन, और वो आप करते नहीं हो. नहीं करते हो? करते हैं. सो आज स्टार्ट करें, अच्छा होगा. नहीं तो फिर कल से करना पड़ेगा, और कल से नहीं तो फिर परसों करना पड़ेगा, पर करना तो पड़ेगा ही. आप चाहते हो कि नहीं करे तो वो पॉसिबल नहीं है. यस और नो? अभी सिर्फ आपको लिखना है. मैं ड्रग्स पढ़ाऊंगा, पेनिसिलिन जल्दी आप लिख दोगे तो हम पेनिसिलिन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और मैं उसके बिना रहा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे एग्जांपल के नाम है, लिखना है बस आपको. लिख लिया? पेनिसिलिन स्टार्ट करें. सो नॉर्सेट आपका वेट नहीं करेगा, आपको नॉर्सेट का वेट करना पड़ेगा. अब आप देख लो आपको क्या करना है. नॉर्सेट को वेट करना है, आपको वेट करना है. नॉर्सेट तो ऐसे चलता रहेगा, उसकी स्पीड बराबर मेंटेन है, हर 6 महीने में होना ही है. सीट कम हो या ज्यादा हो तो होगा. अब सीट आप सोचोगे कि सर इस बार तो बहुत कम सीट है, तो जब ज्यादा थी तब सेलेक्ट हो जाते. मना किसने किया था? है ज्यादा थी तब तो हम हुए नहीं सर, इस बार थोड़ी कम आई, पता नहीं अगली बार उससे भी कम आएगी. तो यस, तो इसलिए ESIC की वैकेंसी नॉर्सेट से ज्यादा है, उसमें ही हो जाओ, कोई बात नहीं. हमें एम्स नहीं मिल रहा, कोई नहीं, वो ESIC भी एम्स से ज्यादा पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. यस, नेक्स्ट मूव करें आगे. नेक्स्ट, फॉर्म भरा सबने ESIC का? ESIC का फॉर्म तो आई थिंक सस्ता भी था, 100 रुपए. कितना रुपए था? फ्री था. तो 25 रुपए तो चार्ज था. आई थिंक गर्ल्स के लिए तो फ्री था. हाँ, और सेंटर भी सब जगह हर सिटी में. और मैंने भी भरा आपके साथ, मैं भी मिलूंगा वहीं सेंटर पे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ मैं भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहूं. तो ये सही का एग्जाम होगा कब? 7 जुलाई को, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ. और मेरा सेंटर जोधपुर है, वो बाद में अभी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं. तो आपके साथ मैं उस सेंटर पे मिलूंगा. पता नहीं कौन आप में से मेरे पास बैठा होगा, और ऐसा कोइंसिडेंटली होता है, कभी होता नहीं है. देयर इज एन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ. सो मैं एग्जाम दे रहा था, रिजल्ट जैसे अली सर बताते हैं हर बार कि एग्जाम दे रहे थे, रिजल्ट नहीं आता था, वैसे मैं भी उन्हीं के साथ बहुत सारे एग्जाम दे रहा था, रिजल्ट नहीं आता था. सो ऐसे 4-5 एग्जाम दे दिए, रिजल्ट नहीं आ रहा है. उन एग्जाम्स में एक इंसिडेंट हुआ कि देयर इज अ पर्सन. मैं पहला एग्जाम देने के उस टाइम दिल्ली में रहता था, वहीं सेंटर होते थे, मैं वहीं रहता था. तो मैं पहली बार एग्जाम जो फर्स्ट टाइम मैं दे रहा एग्जाम, तो एक पर्सन मेरे पास बैठा. सो मैंने पेपर खत्म कर दिया. जो पेपर था उसमें 200 क्वेश्चंस थे, मैंने 183 किए, और मैक्सिमम 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स में कंप्लीट करके मैं बैठ गया. उसके बाद कुछ नहीं. तो वो सोच रहा है इसको सब कुछ आता है. फिर उसने पूछने की कोशिश करी, बट मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूँ. अब मेरे पास इधर 50 मिनट्स का टाइम, 50 मिनट बचे हुए. मैं अपना पेपर वापस कभी पढ़ता नहीं हूँ, जो हो गया हो गया, उसको मैं वापस कभी नहीं पढ़ता हूँ. क्या करूँ मैं बैठे बैठे, मैं बैठा हूँ चुपचाप से. और वो दोनों तरफ ऐसे वो लगा रहा है पंख, होता है कंप्यूटर के दोनों तरफ ऐसे, मैं इधर उधर भी नहीं जानी चाहिए वैसा वाला. तो वो नहीं माना, तो फिर मैंने उसको थोड़ा हेल्प किया. ठीक है, सो उसको बताया, अरे सुनो पहले, उसको बता दिया. इसके कुछ दिन बाद, आई थिंक 1 मंथ या कुछ ही दिन बाद, दूसरा पेपर आ गया, और इसका रिजल्ट आया नहीं अभी तक. सो मैं फिर एग्जाम देने गया, सेंटर डिफरेंट था, और इस बार मैंने 186 क्वेश्चन किए, और इस बार मैंने 2 आवर्स में कंप्लीट कर दिया. नाउ ये करने के बाद मैं वहां बेटा,
फिर उस मेरे पास में एक और दूसरा जो पर्सन बैठा उसने मेरे से पूछा, देखो आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा, नहीं। बोला मैं पिछली बार आपके पास ही बैठा था जब आपने मुझे इतने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बताए थे। मैंने कहा यार लास्ट, हाँ। फिर वापस मेरे पास कैसे आ गया तू यहाँ पे? फिर उसको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए क्योंकि पिछली बार बता दी तो अब तो रुकने वाला है नहीं। थर्ड इंसिडेंट, नेक्स्ट टाइम मैं फिर पेपर देने गया एंड जब इस बार मैंने पेपर दिया सेम ऐसा ही था, इतने 2 घंटे मैंने पेपर फेस कर दिया। वहां पे वो सेम पर्सन थर्ड टाइम मेरे पास बैठा है। थर्ड टाइम उसको लगा कि ये भी मेरे जैसा ही है क्योंकि ना तो इसका सिलेक्शन हो रहा है और ना मेरा हो रहा है। सो हाँ, उसने सच में पूछा ही नहीं मेरे से। उसको लगा होगा कि क्या इससे मीनिंग नहीं है कुछ भी। और फिर बाद में जब इनका रिजल्ट आया तो पता नहीं अब उसका हुआ नहीं हुआ, मैं तो जानता नहीं था उसका। हाँ, अब मेरा तो ये सारे मेरा तो लगना ही है, मेरा क्यों नहीं लगेगा? उसका पता नहीं, उसको मैंने 20 क्वेश्चन ही बताया, तो 20 से सिलेक्शन नहीं होता, 200 में से 20 आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। और नंबर चाहिए पूरे, जब पूरे नंबर आएंगे तभी सिलेक्शन होगा। सो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। यस, ये पेपर जो मैंने दिया था ये था डीएसएसबी, सॉरी 4 हॉस्पिटल, डीजीएचएस के 4 हॉस्पिटल का पेपर हुआ था। वहां पे पहली बार एम्स ने कराया था तब दिया था। ये जोधपुर एम्स का और ऋषिकेश एम्स का पेपर था। उसके बाद जो अगला पेपर दिल्ली एम्स का था, रायपुर एम्स का था, उसके अलावा भोपाल एम्स का था और लखनऊ में जो 3-4 है उन सबके थे। एक नोएडा में एक एसजीपीजे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल पता नहीं एसपी नाम ही भूल गया मैं तो उसका। ये सारे थे और इन सब का रिजल्ट बाद में आया था और इन सब में मैंने चूज किया किसको? जोधपुर एम्स को। नेक्स्ट आगे अब ये सीसी का पेपर देंगे आपके साथ, बट मुझे लगता नहीं है कि मैं आपकी जितना इंटेलिजेंट वहां कर पाऊंगा। क्लासिफिकेशन, अरे ये फैक्ट होता है, दिस इज फैक्ट। ये फैक्ट इसलिए है कि सिर्फ वो फार्माकोलॉजी, साइकेट्रिक या साइकेट्रिक छोड़ो, अलग स्कोप है, साइकेट्रिक, सोशियोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल मान लो वो है, ये दे दे तो मैं करूंगा और मैं सब कर दूंगा। लेकिन अगर वो दे दे मुझे रिसर्च, ओबीजी तो मैं कर देता हूँ, ओबीजी क्लियर नहीं है, ओबीजी तो ओबीजी आपको पता नहीं है, पीडिया में पहले पीडियाट्रिक से स्टार्ट किया था, पढ़ाना स्टार्ट किया था। सो सब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत पीछे रह गया। जब पढ़ाया या पढ़ा तब बहुत टाइम हो गया, अभी बहुत रिवीजन नहीं किया, आपको मैं रोज बोल रहा हूँ रिवीजन, तो मैं जो रिवीजन करता हूँ इन्हीं का करता हूँ, बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं हो पाता है। सेम दूसरे टीचर जो रिवीजन करते हैं उनके सब्जेक्ट करते हैं, वो मेरे जो है किसी अदर सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज नहीं कर पाते। बाकी कम्युनिटी जब था सब्जेक्ट हमने मैंने पढ़ा नहीं पर पढ़ा था, और वहां पे अब कैसे पढ़ याद ही नहीं होते, क्या करें? तो वहां पे अलग अलग इनोवेशन करते थे हम। लाइक एक फ्रेंड, मैंने बोला मेरे एक साथ फ्रेंड रहता था और मैंने पहले भी एक दिन बताया होगा हिस्ट्री आपको। सो एक कमेटी थी अपनी जिसका नाम था मलेरिया प्रोग्राम, जो लाई थी, कौन सी थी सो अभी तक याद नहीं है बहुत सारा। तो क्या हुआ कि जहां हम रहते थे वहां पे ये मलेरिया वाले मॉस्किटो बहुत सारे थे। और जो मेरा साथ वाला फ्रेंड था वो जो है चड्डा, जानते हो शॉर्ट्स, जो शॉर्ट्स होता है उसको हिंदी में बोलते हैं चड्डा, तो वो चड्डा पहन के बैठा है और सडनली एक मच्छर आता है, रियल जो हम पढ़ाई करें उसका रियल फेस हम करते थे, वो आता है और मच्छर बैठता है इधर, वो उसको ऐसे खत्म। और उसी टाइम मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, चड्डा कमेटी के बारे में। सो मैंने उसको बोला कि इसमें हम कुछ बना देते हैं क्या। एक पर्सन थे जिनका नाम था चड्डा जी, मान लो, जो चड्डा पहन के घूमते थे हमेशा, और वो चड्डा पहनने की वजह से उनकी जो लेग्स थी वो नीचे से क्या रहती थी, ओपन, और उसकी वजह से उनको क्या करते थे, बहुत सारे मच्छर ने काट दिया। जब इतने सारे मच्छर ने काटा तो उनको क्या हो गया, मलेरिया। और वो भी कौन से टाइप के मच्छर से, उसका नाम भी याद कर लिया हमने, एडीज, जो इसकी जो स्पेसिस थी वो, हाँ, मादा एनोफिलीज एडीज उसने। और उसके बाद उनको लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, और बाद में उन्होंने उसी चड्डे के नाम पे रखा चड्डा कमेटी, और उस चड्डा कमेटी ने क्या किया, एंटी मलेरिया प्रोग्राम लेके आए और उन्होंने सारे मच्छरों को मार दिया, पेंट पहनना स्टार्ट कर दिया। दैट इज चड्डा कमेटी। सेम ऐसे ही श्रीवास्तव कमेटी में पढ़ रहा था। अब ये श्रीवास्तव का भी प्रॉब्लम हो, ये सारे नाम मिक्स हो रहे हैं, क्या करें? मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई ट्रिक नहीं बताता हूँ, मैं कभी कोई ट्रिक नहीं लिखवाता हूँ क्लास में, क्योंकि वो सबसे खराब होता है, कुछ नहीं होता, आपको डिपेंडेंसी आप शॉर्ट टर्म के लिए करता है, लेकिन ट्रिक्स होती थी, वो भी हम भी बनाते थे कुछ ऐसा। सो इसमें हमने क्या किया, मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, रूरल हेल्थ स्कीम याद नहीं हो रहा है, क्या करूं? फिर मैंने बोला ये याद रखो, RHS, श्री में है SHR, इसको क्या कर दो, RHS, रूरल हेल्थ स्कीम। कौन लाया था? श्रीवास्तव कमेटी। तो वहां से उसको याद किया। एक कमेटी थी जिसका नाम था बोर्ड कमेटी, याद है? आई थिंक ये तो हमारा लोकल था, जो आई थिंक आदों को समझ नहीं आएगा। बोर्ड कमेटी जो थी उसको हमने कनेक्ट किया, हमारे उस एरिया में एक पर्सन होता है जो रिच पर्सन होता है, पैसे वाला, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, उसको हम बोलते हैं बोरा जी। बोरा जी मतलब होता है बहुत मनी वाला, पैसे वाला, जो अमीर आदमी होता है, उसको तो हमने उससे कनेक्ट किया। अब जिसके पास पैसे हैं उसका घर कैसा होगा, बंगला होगा अच्छा, और जिसके पास नहीं है वो गरीब की तरह छोटे मोटे घर में रहेगा। सो भाई पैसे वाला क्या कर सकता है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है नहीं कर सकता है। और उसी बेसिस पे ये बोर्ड कमेटी ने भी क्या किया, इनका क्या था, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी जो थी उसी के नाम से जानी जाती है, जो सब कर सकती है, वो सिर्फ कौन कर सकता है, पैसे वाला। तो वो मैंने बोला ये आपको जिनको उस वर्ड का मीनिंग पता है वही समझ सकता है, बाकी मुझे पता था तो मैं याद रखा। एक और पर्सन है जिनका नाम रखा मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी याद है? मुखर्जी की बात करी, पता लगा कि मुखर्जी रहते कहाँ है, सारे सारे कहाँ रहते हैं मुखर्जी, तो पता चला ये सब बंगाल में रहते हैं। हाईएस्ट मुखर्जी कहाँ होते हैं, बंगाल के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर। ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ मुखर्जी रिजाइड इन द पश्चिम बंगाल। सो वहां पे एक पर्सन थे जो मुखर्जी थे, सीनियर सिटीजन थे मुखर्जी, और उन्होंने सोचा कि यार हम बंगाली मुखर्जी इतने सारे हो गए कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, इतने सारे एरिया में इतने मुखर्जी रहे हैं, और ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके, क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा, नंबर को क्या करो, कम करो। नंबर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैमिली प्लानिंग। और इन्होंने अपनी फैमिली को कम करने के लिए क्या इंप्लीमेंट कर दिया, फैमिली प्लानिंग। और ऐसे करके धीरे धीरे करके सारी कम्युनिटी हमने खत्म कर दी थी, पर अभी नहीं करेंगे, अभी आ जाओ नेक्स्ट एंटीबायोटिक पढ़नी मुझे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हम पढ़ रहे हैं, और क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट जो ग्रुप है दैट इज द क्विनोलॉन्स। क्विनोलॉन्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्विनोलॉन्स, वन इज द नैरिक्सिक एसिड एंड सेकंड वन इज द फ्लोरोक्विनोलॉन्स। सो नैरिक्सिक एसिड एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स, टू एग्जांपल्स इन क्विनोलॉन्स।
आगे हम पढ़ेंगे फ्लोरोक्विनोन्स के अंदर भी वेरियस एग्जांपल्स लाइक ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, moxifloxacin. So these are the examples of fluoroquinolones. Next, the beta-lactam antibiotic, widely used group of antibiotic. So remember PCM3, that is the penicillin, cephalosporin, monovectum, and carbapenem. These are the four group of antibiotic which come under the beta-lactam group of antibiotic. Beta-lactam antibiotics: penicillin, cephalosporin, monovectum, and carbapenem. याद होगी चारों कमेटी? अब इनका क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे? वेरी गुड, चलो आगे। नेक्स्ट, ऐसे ही आपको क्या याद करना है? एंटीबायोटिक्स को भी याद करना है, घर जाना है और क्या करना है? रिवीजन करना है। बीटा लैक्टम आते ही दिमाग में आना चाहिए पेनिसिलिन, सिप्रोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोवेक्टम। क्विनोलोन्स आते ही नाइट्रिक एसिड, फ्लोरोक्विनोन। सल्फोनामाइड्स आते ही सल्फाडाइजिन, टीएसपी याद रख लो, डेप्सोन, सल्फासेलेजाइन एंड पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट, फोर्थ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, लिख लिया? नेक्स्ट, फोर्थ ग्रुप, अरे इसमें टाइम मत लगाओ यार, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इनको ग्रुप्स एग्जांपल लिखने दो। So in upcoming Tuesday test, half portion will be from the pharmacology because I will take all the first classes. जो भी पहली क्लास होगी वो मैं लूंगा, सर नहीं रहेंगे अवेलेबल तो। So आने वाले Tuesday में most of the pharmacology will be completed. Approximately 80% I will complete in this week. Tuesday से पहले। तो ड्रग से स्टार्ट करके आगे जो भी हम पढ़ेंगे सब कुछ उनके बेसिस पे एमसीक्यूज आएंगे ट्यूसडे के टेस्ट में, और उसके साथ में सर का फंडामेंटल जो है वो चलेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। और बीच में अगर सर नहीं रहेंगे तो आपका गायनिक स्टार्ट हो गया कल, तो वो है गायनिक चलेगा, लिख लिया? नेक्स्ट, tetracycline. So tetracycline drugs should be given OD. OD means ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, दिस इज द ओडी। सो ओडी का मतलब 1 से डे भी होता है, बट हमारे लिए यहाँ पे ट्रिक है जिसको हम बोल रहे हैं टेट्रासाइक्लिन शुड बी गिवन ओडी, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, ओडी। द नेक्स्ट वन इज द नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव। So it is also very important group of antibiotic and it is very well known for the gray baby syndrome, chloramphenicol. We'll discuss about this gray baby syndrome in detail later on when we discuss about this drug. जब हम इस ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है और क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं अबाउट दिस ग्रे बेबी सिंड्रोम और GBS। मूव करें आगे। नेक्स्ट, aminoglycosides, a very important group of antibiotic, aminoglycosides, and I hope you remember few examples of aminoglycosides. Amikacin, streptomycin, gentamicin, kanamycin, neomycin, these all are example of aminoglycosides. So streptomycin, the gentamicin, amikacin, neomycin, kanamycin, tobramycin, these all are the example of aminoglycosides. aminoglycosides का क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आता है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़े समझे aminoglycosides को। लिख लिया? Tetracycline, the nitrobenzene derivative, aminoglycosides, streptomycin, gentamicin, amikacin, and neomycin. देखिए, मूव करें। The next classifications, that macrolides group of antibiotic, again one more important group of antibiotic, macrolides, and examples are, that is simply trick is ACE. ACE group of antibiotic, angiotensin converting enzyme. These are not working on ACE enzyme, just trick बता रहा हूँ मैं। ACE, the azithromycin, clarithromycin, and erythromycin. These are the three group of antibiotic which come under the macrolides: erythromycin, clarithromycin, and azithromycin. ACE enzyme होता है। So on the basis of that enzyme name, you can remember this macrolide group of antibiotic, ACE antibiotics. Next, lincosamide group of antibiotic, very important antibiotic, जहाँ पे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, and you can remember with your CL. CL जानते हो? We have a type of leaf which is known as CL, causal leaf. So CL आप याद रख लो, C for clindamycin, L for lincomycin, clindamycin and lincomycin. The clindamycin is the type of drug which is heat sensitive drug. Heat sensitive drug. So you should keep this drug in your refrigerator, freeze at the temperature up to 8 degree centigrade. This clindamycin is a type of heat sensitive drug and it is destroyed by the high temperature, so should keep the drug in a refrigerator at the temperature up to 8 degree centigrade. Next, मूव करें। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, हीट वेव जो है अभी अपने बहुत सीवियर चल रहा है, तो उससे भी अपने आप को बचा के रखें। आई थिंक अभी लिटिल बिट थोड़ा सा टेम्परेचर पहले कंपैरिजन में डाउन हुआ है, वो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप लोगों को तो पहली बार इतना हाई टेम्परेचर मिला है, कहाँ उधर और कहाँ इधर, लेकिन टेम्परेचर जो है 2-3 डिग्री में थोड़ा सा डिफरेंसेस हुआ है और उतने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, पर हुआ है तो मतलब स्लोली स्लोली अब डाउन होना स्टार्ट होगा
एंड धीरे धीरे ये कुछ ही दिन में वापस गर्मी वाली गर्मी आ जाएगी, ये हीट वेव वाली गर्मी चली जाएगी और बहुत ही जल्दी रेनी सेशन स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट मूव करें, लिख लिया तक. The next group of antibiotic is the glycopeptide group of antibiotic. So only one example which you can remember, that is we gift voucher. सुना है GV gift voucher यानी glycopeptide antibiotic vancomycin. So vancomycin is a very important antibiotic for your exam or for the management of any type of infection. Next oxazolidine. Zolidine नाम में लिखा हुआ है. Zolidine जो ड्रग होती है उसके अंदर एक ड्रग आती है लिनिड, सुना है, linezolid. So oxazolidine, linezolid. This linezolid is a type of drug which is known as a photosensitive drug. Photosensitive drug. And drugs should be avoided in contact with sunlight. एक तो होता है patient will have photosensitive reaction and you should avoid in contact with sunlight. And यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? The drug is having a photosensitive reaction. अगर आपने इसको डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में रखा, it will be destroyed by the sunlight. That's why this drug is always available in a silver color paper. Silver color paper is over this bottle, and it is your responsibility. You should not remove that silver color paper. Normal bottles are packed in a clear polythene, clean polythene, clear polythene. But this bottle is packed in a silver color plastic polythene, and you should not remove that polythene. Hang the bottle with that polythene on the IV stand and use a photoresist IV sheet. आप नॉर्मल आईवी सीड के साथ ड्रग नहीं देंगे, यू विल गिव द ड्रग विद अ फोटोरेसिस्ट आईवी सीड. एक स्पेशल टाइप का कंपनीज बनाती है फोटोरेसिस्ट आईवी सीड एंड इट इज लुकिंग लाइक अ येलोइश गोल्डन कलर आईवी सीड्स इज देयर इन हॉस्पिटल. साहब कब आपने देखा है कभी? तो नहीं देखा तो वी हैव अ जुगाड़ आल्सो. यू कैन यूज अ फोटोरेसिस्ट पेपर एंड द टेप इज नॉट अ फोटोरेसिस्ट. आप टेप जो यूज करते हैं वो सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए. टेप इज नॉट अ फोटोरेसिस्ट. ऑलवेज यूज अ कार्बन पेपर. कार्बन पेपर रैप होल द आईवी सीड एंड देन अप्लाई टेप ओवर दिस कार्बन पेपर. प्लेन टेप लगाने से वो फोटोरेसिस्ट नहीं होगा. माइक्रो पावर ये सारा काम नहीं करेगा. सो कार्बन पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोरेसिस्ट पेपर. क्लियर? नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स जो आपने बहुत ज्यादा यूज करी कुछ दिन पहले. कोलिस्टिन याद है जब म्यूकर आया था, म्यूकरमाइसिस देखा था, वहां पे कोलिस्टिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक. देन द नाइट्रोफिलेंटिन डेरिवेटिव व्हिच इज आल्सो नोन एज मेट्रोनिडाजोल, very important antibiotic for your GI infection, metronidazole. I will discuss about this metronidazole in detail also later on. सारी एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे डिटेल में आगे वन बाय वन. लिख लिया? So these are the small things. बहुत बार ऐसे होता है जब आप हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं, you follow these all things like you are using a carbon paper and covering IV set, but you are not thinking about that कि why we are covering this injections with this carbon paper. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोचा कभी? वहां पे फोटोरेसिस्ट कुछ होता है ऐसा हमें दिमाग में नहीं होता है. एंड मल्टीपल टाइम आप बोतल को बाहर निकाल के भी हैंग किया है और दे भी दिया नॉर्मल आईवी सेट से, कुछ पता नहीं है. सो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करते हैं. एग्जाम क्वेश्चन आता है, हमें उस चीज को प्रैक्टिकली हम कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपने उस चीज को वहां सीखा नहीं है, बस किया है केवल, कर दिया, बोला इसको रेप करना है ये लो, नहीं करना है ये हटा दिया. क्यों करना है वो आगे वाले को भी नहीं पता क्योंकि उसको भी आगे किसी ने बोला था कि रेप करके देना है, वो भी ऐसे ही कर रहा है. किसी को नहीं पता, वो चेन ऐसे चल रहा है और आप भी आगे वाले बोलोगे ऐसे करना है बिना इसके नहीं देना है. क्यों बोला जो करो आगे. सो आपको ऐसे नहीं करना, आपको उनको क्या करना है. I will tell you why you are covering this drug and I will also explain the mechanism of action, how the sunlight will destroy this linezolid. डिटेल पढ़ाऊंगा तो वो भी पढ़ाऊंगा मैं कैसे डिस्ट्रॉय करती है, बट अभी के लिए इतना याद रखिए कि हमें क्या करना होता है, इसको कवर करना होता है. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशंस के अंदर नेक्स्ट ग्रुप इज द निकोटिनिक एंड एसिड डेरिवेटिव ग्रुप ऑफ ड्रग एंड दिस इज आइसोनियाजाइड. जो तीन ड्रग आप पढ़ते हैं, पायरिजिनामाइड एंड द लास्ट वन इज एथिनोमाइड, जिसको आप याद रख सकते हैं ईपीआई, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन. याद है ईपीआई. सो दीस आर द थ्री ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक व्हिच इज कम अंडर द निकोटिनिक एसिड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक. ईपीआई, एथिनोमाइड, pyrazinamide and isoniazide. The next group, choline antibiotics, which is also very commonly used in this mucor infection or other infections, fungal infection. Amphotericin B बहुत यूज हुआ था अभी जब ये म्यूकर और कोविड आया था, तब फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए वेरी कॉमनली यूज्ड ड्रग इज एम्फोटेरिसिन बी. एजोल डेरिवेटिव व्हिच इज आल्सो इन अ फंगल ग्रुप ऑफ एंटी फंगल ड्रग लाइक फ्लूकोनाजोल, अजोल वर्ड आएगा लास्ट में, फ्लूकोनाजोल, कीटाकोनाजोल. दीस आर द ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक व्हिच इज नोन एज एजोल, जिसमें नाम ही क्या है, जोल है. वो सारी क्या है, एजोल, और वो है फ्लूकोनाजोल एंड कीटाकोनाजोल. So these are the antibiotics on the basis of chemical structure. Clear है ये? मूव करें. लिख लिया? Azole derivatives, fluconazole and ketoconazole. Next. In the morning I was reading a story, और वो स्टोरी बहुत अच्छा था, कुछ उसमें मैसेज था. एक टीचर था और टीचर ने अपने सारे स्टूडेंट्स को
एक एक चॉकलेट दिया, पहले सुन तो लो उसको। चॉकलेट देने के बाद में टीचर ने बोला कि यू शुड नॉट ईट दिस चॉकलेट फॉर 10 मिनट्स, आपको इस चॉकलेट को 10 मिनट तक नहीं खाना है। आफ्टर द 10 मिनट्स यू विल ईट दिस चॉकलेट एंड एंजॉय द टेस्ट ऑफ दिस चॉकलेट। सो देखिए वो चला गया, देन उसने देखा ऐसे कैमरे से चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे ही वो बाहर गया दे स्टार्टेड ईटिंग। कुछ स्टूडेंट ने थोड़ा सा वेट किया और उसके बाद खाना स्टार्ट कर दिया, कुछ स्टूडेंट ने 5-7 मिनट वेट किया फिर खाया, कुछ ने एक्सेप्ट लेकर 9:45 9:46 9:56 9:59 10 तुरंत 10 मिनट होते ही उन्होंने खा लिया। एंड देयर आर फ्यू स्टूडेंट, उन्होंने टीचर आ गया उसके बाद आने के बाद देखा तो उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने टॉफी नहीं खाई, वो उनके पास अभी भी सेफ थी, उन्होंने अपने पास रखी थी कि वी विल वेट, हम बाद में भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद उस पर्सन ने, उस टीचर ने उन सारे स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च किया, कुछ टाइम बाद रिसर्च मतलब पता लगाया कि कौन क्या है, कुछ ईयर्स के बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। एंड उसने देखा कि वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने उस टाइम चॉकलेट को नहीं खाया था, वो सारे स्टूडेंट्स आज की टाइम में, आज की डेट में बहुत ही हाई लेवल के स्टेटस पे। लेकिन जो स्टूडेंट चॉकलेट्स को खा गए, नहीं रुक पाए, वेट नहीं कर सके, वो लाइफ में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और इससे क्या मैसेज है? मैसेज उसने ये लिखा, उसने नीचे लिखा अपनी स्टोरी में, और ये रियल था, रियल स्टोरी, इट इज नॉट है, ये नहीं है, रियल एक्सपेरिमेंट किया उसने। नीचे लिखा कि इफ यू कांट वेट फॉर 10 मिनट, देन आप अपनी लाइफ में अगर आप अभी 10 मिनट वेट नहीं कर सकते, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत बड़ा संघर्ष आ गया और आपको वेट करना पड़े उसके लिए आप कर पाओगे, आप कभी नहीं कर पाओगे। और अगर आप नहीं कर पाओगे वेट, तो फिर लाइफ में सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। तो हो सकता है आपको भी ऐसा कभी मौका मिले वेट करने का, तो करो, थोड़ा संघर्ष करो, वेट करो। नहीं सर, हमसे संघर्ष नहीं होता है, आप तो हमें बना के जल्दी दो, हम पहले खा लेते हैं, बाद में संघर्ष करेंगे। यस, तो लाइफ में संघर्ष होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको करना चाहिए। ऑब्वियसली वेट करना सीखना चाहिए। होता है घर में, लाइक जब कोई गेस्ट आते हैं घर में, और गेस्ट आने के बाद अब वो गेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जाते टाइम छोटे बच्चों को क्या करते हैं, वो थोड़े थोड़े कुछ पैसे देते हैं। उन पैसों के ऊपर किस किस की नजर होती है? वो जिसको दिया उसकी तो है ही खाने की, कि मुझे मौका मिलते मैं भाग जाऊं यहाँ से। उसके अलावा बड़ा भाई है तो उसकी ऐसी नजर, बहन है तो उसकी नजर, और उसके ऊपर मम्मी की अलग से नजर, और पापा तो बेचारे वो तो उधर बैठे हैं मेहमानों में, ठीक है। जैसे ही सारे वेट कर रहे होते हैं कि गेस्ट निकले, जैसे ही वो निकले, सब तुरंत उसके ऊपर वो पैसों पे जा पड़ता है। और बाई द वे वो बच्चा बच गया, तो वो बाकी सीधा कहा जाता है शॉप पे, तुरंत उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। सो हम वेट नहीं कर सकते, नहीं वेट नहीं होगा, आज का आज जो करना है अभी का अभी खत्म, आगे वेट हमसे नहीं होगा। तो वेट करना है हमें लाइफ में, नेक्स्ट संघर्ष करना है, वेट करने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, उसके लिए वेट करो, आएगी चॉकलेट, क्या करो, वेट करो, अपने सलाइवा को स्टिमुलेट करते रहो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, सो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगेन द ड्रग इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, लाइक इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग इन डिटेल वन बाय वन। लाइक कुछ ड्रग्स होती है वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ड्रग इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड बैक्टीरियल टाइप। So these are the group of antibiotic like penicillin, cephalosporin, cycloserine, vancomycin. Some drugs will cause leakage from the cell membrane. They will cause hole in the bacterial cell wall. जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इनमें क्या बना देगी, यहाँ पे पोरेंस बना देगी, छेद कर देगी, और यहाँ से जो भी सब्सटेंस है वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल के बैक्टीरिया श्रिंक होकर निकल जाएगी। So this is the second mechanism of the drug. Like amphotericin B, nystatin, hymycin. Few drugs inhibit the protein synthesis. Protein which is required for the growth and development will be blocked by our antibiotic, and the bacteria will not undergo for the growth and development. The tetracycline, chloramphenicol, erythromycins, these are the group of antibiotic which is known as an protein synthesis inhibitor. Next. So ये just example है, इनको आप अभी लिख ले केवल, मैं वन बाय वन सारी ड्रग्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा। I will teach you every drug in detail one by one. मूव करें। तो आज घर जाके क्या करोगे, रिवीजन करेंगे। आई विल गिव यू वन मोर चांस, इफ यू हैव एनी डाउट इन ड्रग कैलकुलेशन वी विल रिवाइज टुडे, एंड आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगे उसको कल क्या करें, लेके आए, सो विल सोल्व दैट क्वेश्चन। अदरवाइज आई विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 20 एमसीक्यू इन योर एग्जाम, एंड आई नीड 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट आंसर। यस, सो इसीलिए आज जाए, आप वापस रिवाइज करें, जहां भी डाउट लगे उसको पढ़ के लेके आए कल। क्लियर है? नेक्स्ट। और फिर भी नहीं करना तो फिर वो इट्स योर ओन चॉइस, वी डोंट हैव एनी फोर्स ऑन यू, आपके ऊपर कोई तरीके का फोर्स नहीं है, जेएनसी विल नॉट पुट एनी फोर्स ऑन यू कि आपको बस करना ही पड़ेगा, वो आपको अपने अंदर से करना पड़ेगा। हमारे फोर्स से वी आर लो 3 बोलता है प्रेशर कुकर है आपका, तो ये तो हमारा कोई प्रेशर कुकर नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, यू आर फ्री फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए आप बिल्कुल फ्री हो, जब इच्छा हो तब पढ़ो, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ो, एक साल पहले पढ़ो, बस रिजल्ट आपको एक साल बाद मिलेगा, जब से पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो आप देख लो आपको रिजल्ट कब चाहिए, समझ रहे हो? कभी भी रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आता है, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, बस पढ़ाई आज से स्टार्ट करोगे तो जल्दी आएगा, और लेट करोगे तो लेट आएगा, वो यूनिवर्सल रूल है, सब पे ऊपर इंप्लीमेंट होता है, किसी मेरे ऊपर हो या आपके ऊपर, सबके ऊपर सेम है, जब से पढ़ना स्टार्ट करोगे उसके बाद रिजल्ट आएगा, बाकी रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ भी कर लो। एंड आई एम द एक्सपीरियंस पर्सन, इसके बारे में बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, क्योंकि नहीं पढ़ा तो नहीं आया रिजल्ट, पढ़ा तो ही रिजल्ट आया।
और नहीं पढ़ा इसलिए 3 साल तक नहीं आया रिजल्ट, जब पढ़ा तो 3 महीने में आ गया, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट लिख लिया। नेक्स्ट the third type of antibiotic sorry इसी के अंदर next inhibit the DNA kinase like the fluoroquinolones, ciprofloxacin. The next group of antibiotic like interference with DNA function, rifampicin, metronidazole, interfere with the DNA synthesis like acyclovir, zolpidem. So we'll discuss about these all type of drugs in detail one by one. और I think अब हमें start कर ही देना चाहिए पेनिसिलिन। कर दें? Yes, कल करेंगे, अभी तो बहुत सारा टाइम है। पेनिसिलिन हम आज ही स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी आप लिख लो। तो the largest group of antibiotic is the penicillin, which and this will take more time compared to other group of antibiotic. penicillin को पढ़ने में हमें लगेंगे 2 से 3 दिन, and other group of antibiotic will complete one day will complete approximately 3 to 4 group of antibiotic. एक दिन में 3 से 4 antibiotic हो जाएगी, इसीलिए penicillin में टाइम ज्यादा लगेगा। बाकी 4 antibiotic एक दिन में खत्म हो जाएगी, and बहुत ही जल्दी आपका ये complete हो जाएगा। In this time I will teach you few more other drugs also, like emergency drug में मैंने बोला था atropine, adrenaline, dopamine, तो वैसे मैं न्यूरो में भी पढ़ाता हूँ dopamine, as well as few other drugs like antiepics, ondansetron and the perinom metaclopramide, ये भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। उसके साथ साथ में the analgesic like diclofenac and one more group of antibiotic that is narcotic drug tramadol, ये ड्रग्स भी मैं इस बार आपको पढ़ाऊंगा डिटेल के अंदर एंड इनका सारा मैकेनिज्म। तो ये एक्स्ट्रा ड्रग्स इस बार हम पढ़ेंगे, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन कि सर ये भी पढ़ा दो तो वो भी पढ़ा देंगे। डोंट वरी, डरना नहीं है कि सर ये नहीं पढ़ाओगे, पढ़ा देंगे। आपको बस नाम बताना है, एंटीबायोटिक आ जाएगी, सॉरी ड्रग आ जाएगी, एंटीबायोटिक तो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। क्लियर? मूव करें। सिस्टमिक ड्रग्स जो है वो सब अपने अपने सिस्टम में पढ़ाएंगे, बाकी ड्रग्स की बात कर रहा हूं मैं। एनी टाइप ऑफ सिस्टमिक ड्रग उस सिस्टम के साथ आपको पढ़ा दी जाएगी, और रह जाती है तो वो भी बता दें लास्ट में, वो भी पढ़ा दूंगा मैं। फार्मा की कोई भी ड्रग है हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। लिख लिया? द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स ग्रुप that is on the basis of types of organism against which primarily active, किसके अगेंस्ट एक्टिव है? जैसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट है तो उसको हम बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल, पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर एंटीबैक्टीरियल व्हिच किल द बैक्टीरिया। इफ इट इज एक्टिव अगेंस्ट फंगाई देन एंटीफंगल, एम्फोटेरिसिन भी, कीटाकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल। इफ इट इज एक्टिव अगेंस्ट वायरस देन एंटी वायरल, असाइक्लोविर, अमेंटाडिन। इफ इट इज एक्टिव अगेंस्ट प्रोटोजोआ देन एंटी प्रोटोजोअल, क्लोरोक्विन, मेट्रोनिडाजोल। इफ इट इज एक्टिव अगेंस्ट हेलमिंथेस, कीड़े होते हैं एब्डोमेन के अंदर, इंटेस्टाइन में, albendazole, mebendazole, nicosamide, ये जो ड्रग्स होती है एंटी हेलमिंथिक। If any person is having helminthes in the intestine, which is the classical sign present in the person body, classical sign, कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में helminthics है? So there is a test which is known as OVA test for stool, वो तो हो सकता है, उसके लिए तो आपको लैब में जाना पड़ेगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। साइन, so there is a classical sign, आप अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो you will take albendazole 1 tablet in 6 months, and it is okay to take everyone, no issue। कुछ अगर होंगे तो सारे साफ हो जाएंगे, ये फैक्ट है। आई विल ऑलवेज, मैं हमेशा 6 मंथ में एक एल्बेंडाजोल टैबलेट प्रेफर यूज करता हूं, एंड एवरीवन शुड यूज, बिकॉज़ आजकल तो आप खाते हैं जो बिल्कुल अच्छा नहीं है खाना। सो हेलमिंथिक यूज, जो हेलमिंथीज जो प्रेजेंट होते हैं उसका क्लासिकल साइन है वो है यू विल हैव अ सीवियर एपेटाइट, बहुत ज्यादा भूख लगती है, विद पर्सन विल हैव अ वेट लॉस, खाना बहुत ज्यादा खाता है फिर भी वेट क्या है, बहुत कम है। दैट इज द क्लासिकल प्रेजेंटेशन, एंड उस पर्सन को तुरंत एडवाइस करना है, क्या लेना है आपको, एक एल्बेंडाजोल एक ही देना है 6 मंथ में, ज्यादा नहीं देना है, और वो सारे बैक्टीरिया को जो हेलमिंथीज है उनको क्या करेगा, क्लीन कर देगा। बिकॉज़ आप जो खाना खाते हैं उसको वो हेलमिंथीज खा जाते हैं और उसका वो वेस्ट बना के आपके वेस्ट में मिक्स कर देते हैं, बस आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से आप खाना तो बहुत खा रहे हैं बट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो आपका वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, वो करें नहीं करें? नेक्स्ट, यस क्या पूछ रहे थे और बताओ, हो गया था? ओके नो प्रॉब्लम, हाँ नो प्रॉब्लम, मूव करें। बुक में लिखा हुआ है, हाँ फिर वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या करेंगे, किसके चांसेस? हाँ कार्डियक अरेस्ट, या कार्डियक अरेस्ट तो नहीं होंगे, इतना ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट इट विल कॉज सीवियर पेन फॉर द पेशेंट, एंड द फ्लेबाइटिस होने के चांसेस वेरी कॉमन, फ्लेबाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन, दैट विल बी वेरी हाई चांस फॉर डेवलपिंग। कार्डियक अरेस्ट नहीं करता, इतना नहीं होगा। लिख लिया? नेक्स्ट, यस क्या हेलो क्वेश्चन है, अभी लाए हो आप? ये तो पिछली बार वाला क्वेश्चन है, आई थिंक किसने दिया था ये? हाँ नहीं नहीं, ये अभी नहीं, पिछली बार भी जब मैंने पढ़ाया था तब किसने दिया था, अभी करते हैं फिर कराएंगे। ये तो सिंपल सा टोटल करने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, जो क्वांटिटीज लिखी है वो समझ नहीं आ रहा होगा, बाकी तो मैं अभी बताता हूँ। नेक्स्ट लिख लिया? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम दो टाइप की होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम।
ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब जो एक ही टाइप के स्पीसीज पे वर्क करती है, एक ही ग्रुप के ऊपर काम करती है, वो नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी बहुत सारों को एक साथ पकड़ के मार देती है, दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सो नैरो स्पेक्ट्रम लाइक पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एंड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल। सो दो है नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स जो आपके बॉडी के अंदर एज ए किल करने का काम करती है, कुछ एंटीबायोटिक जो क्या करती है, ग्रोथ को इनहिबिट करती है, क्या बोलेंगे, बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरिस्टैटिक, सुना है? वो करें आगे। On the basis of spectrum activity, the narrow spectrum and the broad spectrum, the bacteria, the antibiotic which kill the single number of bacteria is known as narrow spectrum, and the antibiotic which kill the multiple group of bacteria known as the broad spectrum. Next, cidal activity. मेरी का क्या हो गया, वो करें। Next, the type of action, the bacteriostatic and the bactericidal. The bactericidal few groups of antibiotics are penicillin, vancomycin, ciprofloxacin, metronidazole. There is a trick which you can remember for bactericidal drug, that is the penicillin and cephalosporin are very cidal for microbes. Penicillin and cephalosporin are very cidal for microbes. Cidal means kill करने वाली, किसको, microbes को. So one is the penicillin, second one is the cephalosporin, third one is the aminoglycoside. A for aminoglycosides, R में A aminoglycosides, V for vancomycin, and then C for ciprofloxacin, and the M for metronidazole, and F for fluoroquinolones. जो इधर मेरी कहाँ fluoroquinolones. So this is the trick which you can remember. The cephalosporin, penicillin and cephalosporin are very cidal for microbes. और इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं, याद हो जाएगा। ये सारी किसमें आती है, बैक्टीरियोसाइडल ग्रुप के अंदर आती है। पेनिसिलिन, सिप्रोस्पोरिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, वेंकोमाइसिन, देन सिप्रोफ्लोक्सासिन, फ्लोरोक्विनोन्स एंड मेट्रोनिडाजोल। देख लिया, पेनिसिलिन एंड सिप्रोस्पोरिन आर वेरी साइडल फॉर माइक्रोब्स। वो करें, यस। नेक्स्ट, कॉमन मेडिकेशन क्लासिफिकेशंस एंड एक्शन। ये डालें जो आपने पढ़ी होगी, जैसे एनाल्जेसिक को हम क्या है, एंटीपायरेटिक, ये जो ऐसे हम नाम पढ़ते हैं। जैसे एंटासिड्स क्या करते हैं, रिड्यूस, लिखना नहीं आपको, जो पता है उन्हें लिखना है, सब आपको आता है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए लिखा है, कुछ नहीं लिखना है। एंटासिड क्या करता है, एसिड को रिड्यूस करेगा। एंटी एनेमिक्स जो एनीमिया को क्या करेगी, ट्रीट करेगी, एचपी को बढ़ाएगी। एंटी कोलिनर्जिक पढ़ाया था मैंने, डिक्रीज द ओरल सिक्रेशन। एंटी कोगुलेंट्स, कोगुलेशन को प्रिवेंट करेगी, हेपरिन। एंटी कन्वर्जेंस सीजर को ट्रीट करेगी, आता है सब ये तो, ये नहीं लिखना है। डायरिया को ट्रीट करने वाली एंटी डायरियल। एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन को कम करेगी। एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी इन्फेक्टिव, ब्रोंकोडायलेटर, ये सारे आपको पता है, इनको नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है यहाँ से। लिखिए वही फर्स्ट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, दैट इज cell wall synthesis inhibitors. All the group of antibiotic which come under the cell wall synthesis inhibitor we'll discuss here, and there are four group of antibiotic which block the cell wall synthesis. The first one is the beta lactam antibiotics, second one is the vancomycin, cycloserine and bacitracin. These are the four group of antibiotic which we'll discuss in detail one by one in under the cell wall synthesis inhibitor. In our beta lactam antibiotic, again we have the four group of antibiotic, याद है अभी बताया था, पेनिसिलिन, सिपेलोस्पोरिन, और अब तो बोलो, अभी भी मुझे लिखना पड़ेगा, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनम। कार्बापेनम, मेरोपेनिम, मेरोपेनम दिया होगा ड्रग, पेनम, मेरोपेनम इज द टाइप ऑफ कार्बापेनम ग्रुप ऑफ ड्रग, इमीपेनम, मेरोपेनम, दीस आर द। सो ये सारी ड्रग हम कहां पढ़ेंगे, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। और इसमें सबसे पहली ड्रग कौन सी आएगी, फर्स्ट इज पेनिसिलिन, देन ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ऐसे पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे आप क्या लिखेंगे, पेनिसिलिन। द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक इज द पेनिसिलिन। सो पहला ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक लिखें आप। अरे अभी तो लिखा था, चारों एग्जांपल आपने पीछे भी लिखे हैं। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर,
The beta lactam antibiotic vancomycin, cycloserine and bacitracin. First group of antibiotic that is penicillin. लिखे पेनिसिलिन के बारे में, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंड द फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन. इसको डालें. पेनिसिलिन, सिप्रोस्पोरिन, कार्बापेनम एंड मोनोबैक्टम. अभी तो लिखा है था चारों, क्यों वापस लिख रहे हो इनको यहाँ पे? द पेनिसिलिन फर्स्ट एमसीक्यू. ड्रग पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. जो पर्सन थे जिन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, नेम ऑफ द पर्सन इज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. सो ओके, नाम तो ये नाम वापस नहीं लिखना है, मैंने लिखा दिया. पहली एंटीबायोटिक कौन सी लिखनी है आपको? पेनिसिलिन. सो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. इन्होंने इस ड्रग को जो डिस्कवर किया, कहां से डिस्कवर किया वो सोर्स आपको पता होना चाहिए, एंड इसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए. सो दिस ड्रग इज हैविंग अ केमिकल रिंग व्हिच इज नोन एज बीटा लैक्टम रिंग. इस ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर में क्या रिंग है? बीटा लैक्टम रिंग है. दैट्स व्हाई दिस ड्रग इज कम अंडर द बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक. व्हाई इट इज नोन एज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक? बिकॉज़ इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन देयर इज अ रिंग व्हिच इज नोन एज बीटा लैक्टम रिंग. सो it was discovered from the fungi plant which is the fungus penicillin notatum. ये है फर्स्ट सोर्स जहां से पेनिसिलिन को आपने डिराइव किया था. और आज के टाइम की बात करें, करंट अगर हम बात करें, तो वी आर नॉट डिराइविंग दिस ड्रग फ्रॉम पेनिसिलिन नोटेटम प्लांट. अभी ये प्लांट उतना नहीं है कि हम इससे बना सके, तो आजकल हम इसकी एक नया प्लांट है, दैट इज द पेनिसिलिन क्राइसोजिनम. दैट इज द प्लांट जहां से हम क्या करते हैं, इस एंटीबायोटिक को डिराइव करते हैं. इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन देयर आर टू केमिकल रिंग्स फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म वन स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज पेनिसिलिन. दो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, दोनों मिलके एक सिंगल रिंग बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे पेनिसिलिन. और वो कैसे बनती है, बनाते हैं अभी. सो पेनिसिलिन कंसिस्ट ऑफ टू फ्यूज्ड रिंग. आप अभी लिखते नहीं रुको, पहले आप यहीं तक. दो रिंग हम पढ़ेंगे. वन इज द थायोजोलिडिन रिंग एंड सेकंड वन इज द बीटा लैक्टम रिंग. सो कैसे होता है पेनिसिलिन, देखें इधर, ये वापस आएगा, डोंट वरी. सो इन केमिस्ट्री आपने बनाए होंगे, याद है वो सी डबल बॉन्ड ओएच माइनस एन, पता नहीं जो भी थे, वो हमें नहीं बनाने अभी, और याद भी नहीं करना आपको, बस स्ट्रक्चर्स दिमाग में याद रखनी है. सो देयर आर टू स्ट्रक्चर, वन इज द बीटा लैक्टम रिंग. So this is the beta lactam ring, and this beta lactam ring is attached with a thiazolidine ring, or we can say it's a penton ring. It's a tetrad and it's penton. And here we have a R chain. This chemical structure is known as penicillin. In this ring, this is a penton. Penton का मतलब होता है 5, जिसके पास 5 बॉन्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं पेंटोन. 1 2 3 4 5 है पेंटोन. जिसमें टेट्रेड यानी इसमें 4 होते हैं उसको बोलते हैं टेट्रेड. तो यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 पेंटोन, और इसका नाम है thiazolidine. And this ring is a tetrad ring which is known as beta lactam ring. यहाँ पे पेनिसिलिन की जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है वो पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर्स बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगा. इट विल हेल्प यू इन योर अंडरस्टैंडिंग द एंटीबायोटिक मैकेनिज्म. सो ये स्ट्रक्चर्स बहुत सिंपल है और यही याद रखना, इतना सा, बाकी कोई बॉन्ड याद नहीं करना. यहाँ तक क्लियर है? One is the thiazolidine ring and second one is a beta lactam ring, and this is an R chain. This R chain is present behind this beta lactam. इस beta lactam ring को ये कवर नहीं कर रहा है, इतना माइंड में आप याद रखें. अभी उससे लास्ट पॉइंट तक ही है, उसके आगे नहीं है. ये याद रहेगा. कौन कौन सी दो केमिकल स्ट्रक्चर, thiazolidine and beta lactam ring, both will combine together and form a single structure known as penicillin. This is the structure of penicillin G, जो सबसे पहले बनाया था. अलग अलग ग्रुप बने थे. सो पहले पेनिसिलिन जी बना, फिर पेनिसिलिन वी बना, फिर उसके बाद एंटी आपका स्टेफाइलोकोकस एंटीबायोटिक बना, देन उसके बाद एक्सटेंडेड पेनिसिलिन, फिर वेरी एक्सटेंडेड पेनिसिलिन. तो ऐसे 4 ग्रुप बने. वो कैसे बने हम आगे पढ़ेंगे अभी वन बाय वन. याद हो गया ये? So currently the main source of penicillin is the penicillin chrysogenum, and this is the penicillin consists of two fused rings of thiazolidine and beta lactam. दो रिंग होती है यहाँ पे, thiazolidine and beta lactam ring. क्लियर है? क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं. ये है केमिस्ट्री वाली स्ट्रक्चर. हमें इसको नहीं बनाना है, हमें ये याद रखना है. ये आपका घर और ये आपका जेल. इधर एक एंटीना, इसमें बैक्टीरिया को बंद कर दो, इधर आप आराम से सो जाओ. सीसीटीवी लगा दो इधर, ये एंटीना से आएगा, देखते रहो बैक्टीरिया भाग नहीं जाए. ऐसा ही होता है. अभी बताऊंगा मैं बैक्टीरिया को कैसे बीटा लैक्टम रिंग पकड़ के रखती है और उसको मार देती है. विल डिस्कस इन डिटेल, अभी पढ़ेंगे. सो याद हो गया ये स्ट्रक्चर. मूव करें. द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन. अरे इसमें एक लाइन तो लिखनी थी, बाकी तो लिख लिया था पहले. मोस्ट अवेटेड जो चीज लिखना पढ़ना है वो तो आप पढ़ने नहीं दे रहे हो गया. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, जिसमें आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है. ये तो हो गया. इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वी हैव टू ऑप्शन. द फर्स्ट ऑप्शन इज this option. Penicillin is a cell wall synthesis inhibitor antibiotic and complete mechanism of action. Second option, I will discuss how the cell wall synthesis inhibition done by our antibiotic in detail. So वो आपकी choice है, कोई force नहीं है. If you choose the second one, it will be help you to understand the mechanism of action of 4 group of antibiotics: cycloserine, bacitracin, beta lactam, and the last one is beta lactam.
साइक्लोसेरिन, वेंकोमाइसिन, चारों का एक साथ कंप्लीट होगा। चारों ही ड्रग के मैकेनिज्म एक्शन के साथ-साथ साइड इफेक्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे, याद नहीं करने पड़ेंगे। अगर सिर्फ ये लाइन लिखेंगे तो फिर साइड इफेक्ट आपको अलग से याद करने पड़ेंगे और वो कभी याद नहीं होंगे। क्या करें बताओ? वेरी गुड। सो ये लिख लिया। सो पहला कांसेप्ट मैं ये बात करूंगा कि व्हाई वी आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन अ बैक्टीरियल सेल वॉल। हम सेल वॉल सेल वॉल सेल वॉल उसी पे इतना क्या कैसा क्या है सेल वॉल के पास है? बैक्टीरिया के लिए सेल वॉल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वो आपको पता होना बहुत मस्त जरूरी है। सो देखो यहाँ पे क्या होता है सेल वॉल में। ये एक बैक्टीरिया है जस्ट लाइक इसका न्यूक्लियस है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये इसका सेल वॉल है। इधर इसके सारे जो भी ऑर्गेनिल्स होते हैं, फ्लूइड होता है, भरा पड़ा है। On the surface of the cell wall, here the bacteria have a small porins. There are few small porins on the surface of the cell wall, and these porins allowing the substances to move in and out. अगर इस बैक्टीरिया के अंदर किसी भी सब्सटेंस को एंटर करना है या एग्जिट करना है तो किसके थ्रू होगा? Through these porins, and these porins are totally controlled by the nucleus of the bacteria. Bacteria can change the size of porin, it can narrow the size of porin, or it can dilate the size of porin, increase the size of porin. बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है। जिसको इच्छा होगी उसको अलाउ करेगा, जिसको इच्छा नहीं होगी उसको अलाउ नहीं करेगा। Now अगर ड्यू टू एनी रीजन अगर हम इस पोरिन साइज जो ये पोरिन है इसको ऐसे बड़ा कर दें, इतना बड़ा, क्या होगा फिर? Now through this large size of porin, anything will able to enter inside. Bacteria will not able to control, and anything will move out from the bacteria. So if anything is moving inside through this porin, then bacteria will swell out. इतना बड़ा हो जाएगा, and एक कंडीशन आएगी बैक्टीरिया ब्लास्ट हो जाएगा, डेथ हो जाएगी. Or in some cases, substances will move out, and when substances is moving out from the bacteria will shrink, and due to the shrinkage of the bacteria will die. That's why the bacterial cell wall is very important for bacterial growth, for bacterial life, everything. और हमने क्या किया, उसी सेल वॉल के साथ पूरा डिस्टर्ब करके उसकी जिंदगी जो थी उसको मौत में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर? इसलिए सेल वॉल क्या होती है बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट होती है. अब यहाँ पे पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म. ओके, एक और डिफरेंस भी आप अपने माइंड में यही रख दें. If we are discussing a type of bacteria which is gram positive and gram negative, this is the gram positive and this is the gram negative. What is the basic difference between a gram positive and gram negative bacteria? Huh? What is the basic difference between gram positive and gram negative bacteria? Capsulated layer होती है, staining होती है, एक में नहीं होती है. So the basic difference in between the gram positive and gram negative bacteria is like इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे. So this is the structure of a gram positive bacteria. Now this is the structure of this is a peptide chain, and these are the glycopeptide phospholipids membrane. This is for gram positive, and here we have the gram negative. So this is for gram negative. Structure wise it is okay, it may be round shape or it may be, उससे कोई इशू नहीं है. स्ट्रक्चर तो दोनों में होगा, अलग अलग शेप होगा. स्ट्रक्चर्स का कोई डिफरेंसेस नहीं हम समझ रहे हैं यहाँ पे. Now till now there is any difference or still same? क्या यहाँ पे कोई डिफरेंस लग रहा है आपको? क्या डिफरेंस है? अरे मैंने बोला शेप को नहीं देखना है, बाकी कुछ डिफरेंस लग रहा है. एक सर पर्पल है, एक ग्रीन है. So till that the both bacteria will have the same thing, कोई डिफरेंसेस नहीं है. The thing is that in gram positive bacteria and gram negative bacteria, the basic difference is the gram negative bacteria is having an extra lipid membrane over this phospholipid membrane. ये जो phospholipid membrane हमने ग्रीन कलर, उसके ऊपर एक और क्या होती है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है. And then this extra membrane is having very small size of porins, very small size of porins. But in gram positive bacteria there is no extra protection through this lipid membrane. And the next thing is in this gram positive bacteria the size of porins is very wide. Porin size is very wide, and that's why it is very easy to kill a gram positive bacteria, but it is very difficult to kill the gram negative bacteria, because you need an antibiotic which is very small in size if you want to kill the gram negative bacteria. But it is very easy to kill the gram positive bacteria because our any size of antibiotic easily enter inside the bacteria and kill them. Clear यहाँ तक? Next thing जो आपको याद रखनी है, one more point, for killing of this bacteria on the surface of the nucleus wall there is a specific type of protein on every type of bacterial nucleus, and this nucleus is known as the binding protein. This is known as binding protein. Binding protein, like it is a penicillin structure, penicillin type of structure. बैक्टीरिया की हम बात करें, जैसे पेनिसिलिन यहाँ पे बाइंड होगा तो हम इसको बोलेंगे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन. If it is cephalosporin is binding, then we will say cephalosporin binding protein. जो भी ड्रग इस पे बाइंड होगा उसका नाम हम रख देंगे. जो भी ड्रग आप प्रोवाइड करेंगे, like you are providing the penicillin to this patient, this is the penicillin. Now the penicillin should enter from these porins, reach to this binding protein, bind on this, and then kill the nucleus of this bacteria. So your bacteria will die. अब इसके लिए पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, पहला कि बैक्टीरिया को जो पोरेंस है यहाँ से एंटीबायोटिक को क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा. After entering, it should reach to the binding protein and bind on them and then kill the bacteria. So ये process easy किसमें रहेगा, इसमें रहेगा या इसमें रहेगा, अंदर जाना और bind करना, kill करना. Gram positive will have the easy process compared to the gram negative. इसीलिए most of the antibiotic which is made in earlier time, जो starting में बनती है, they will have the resistance from gram negative bacteria. Gram negative ऊपर भी अपना इफेक्ट नहीं दिखाती है because उनकी साइज क्या होती है, लार्ज होती है एंटीबायोटिक, and they are not able to enter inside the bacterial wall. And अंदर जाएगी तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड नहीं करेगी, और बाइंड नहीं करेगी तो they will not kill the bacteria. So this is second concept. One concept is जो मैंने पहले पढ़ा यहाँ पे, जो ऊपर मैंने बताया था,
दिस इज द फॉरेंस जो हमने पढ़ा. सेकंड कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ये क्लियर है? यस. Now the next thing is the mechanism of action, or before moving on the mechanism of action, we are discussing about the cell wall synthesis inhibitor group of antibiotic. So before understanding the cell wall synthesis inhibitor, you have to understand how the bacteria synthesize the cell wall and कौन से process को block करके हमारी antibiotic इसको inhibit करती है. We will discuss in detail in the next class tomorrow. Thank you.